सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। इस वक्त सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और अब हल्का NA-75 डस्का जहां पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होगा। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनाब ये हुक्म सामने आ गया है कि पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी। 18 मार्च की तारीख दे दी गई है। उधर सेनेट के इंतखाब के हवाले से जो सारा मामला है सदारती रेफरेंस का, उस पर भी राय महफूज कर ली गई है जो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन भी है। हमजा शहबाज भी रिहा हो गए हैं। काफ़ी माहौल गर्म है। इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और इस वक्त डस्का NA-75 के मामले पर बात करने के लिए हमने एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब को दावत दी है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि आज वो ये बोल रहे हैं कि लीगल टीम से मुशावरत करेंगे जिसके बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। अब पूरे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 की इंतहाई इम्पोर्टेंट सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें कि इस सेक्शन 9 के पाकिस्तान जहां ये महसूस करे कि हल्के में इंतखाबात आइन के आर्टिकल 218 के तहत नहीं हुए, बेकायदगी बेजाबती हुई, वोटर्स को हरासमेंट किया गया, फायरिंग हुई, कत्ल-ए-वारत हुई, उस पर यह सारा सेक्शन 9 जो है वो कवर करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने उस सेक्शन 9 के तहत हल्का 75 के इंतखाब को कारगर करार दे दिया है। अब यहाँ तक ये इनके दफ्तरात है तो बेशक आईनी तौर पर तो हक है हर पार्टी को वो अपने अदालतों में जा सकती है, अपील भी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ये बताएगा, उन्होंने अपने हेयरिंग के दौरान कहा था कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप इंतखाबात शफाफ करवाएं, आपके पास आइन की आर्टिकल के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। सही, पाकिस्तान ने वही फैसला कर दिया। अपोजिशन अपनी बातें करे, ठीक है, अदालत में जाए, हुकूमत जो है वो भी अदालत में जा सकती है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हालात को, ग्राउंड रियलिटी को, जमीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अपना फैसला किया है और इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हर पार्टी बात नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। कंवर साहब, आपसे मजीद भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेख राशिद शफीक साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एंटी नार्कोटिक्स। उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। तो शेख साहब, अभी आप लोग फैसला करेंगे कि अब आप लोगों ने अगला कदम क्या उठाना है। मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। और तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से में ज्वाइन कर चुके हैं और एनालिस्ट PJ मीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा PJ मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही मैं आ जाती हूँ। आज ये तो सारी सूरत हाल थी, इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सुबकी का सामना करना पड़ा है हुकूमत को, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो थी ना, मतलब इस तरह एकदम अगवा होना प्रिजाइडिंग अफसरान का, फिर नताइज पहले कुछ होना, फिर कुछ हो जाना, फिर दरख्वास्त भी ना दिए जाना, फिर इन्होंने बात की 20 हल्कों की, उन्होंने बात की फिर पूरे हल्के की। आपको क्या समझ आई है? देखिए, जो भी सहरिश यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हर इलेक्शन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप कह लो कि इस तरह आती हैं कि जिस तरह कि ये कॉन्स्पिरेसी का ही इलेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं समझता हूँ, जो उसको मैंने सारा गेज किया है, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले चाहिए था कि प्री इलेक्शन कुछ अपने SOPs सॉर्ट आउट करें। नंबर 1, आपको चाहिए था कि आप हॉटलाइंस अरेंज कर लें बिटवीन द IG, बिटवीन द चीफ मिनिस्टर और जो दीगर चीफ सेक्रेटरी को आप कह लो। आपने वो नहीं किया, क्योंकि बाद में जब आपने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज शुरू किया कि भाई जब इन्होंने फोन किया उन्होंने क्यों नहीं उठाया फोन। द क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपके पास हॉटलाइन होती, पहले सबको पता था कि इन्होंने हॉटलाइन उठानी है, अब आप एक रैंडम फोन करते और कहा कि जी जो 20 है ये बड़े प्रोटेक्टेड है। नो, दैट इज रॉन्ग। आपको हर जो पोलिंग स्टेशन है, इट शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर। आई एम श्योर दिलशाद साहब विल एग्री विद। आप किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि हाँ जी ये डेंजरस है, ये डेंजरस नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। आपने पूरे मेजर्स आपने वहां लेने चाहिए थे, ये आपने नहीं लिए, और इसी वजह से आज आप देखो एक कंट्रोवर्सी आ गई। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है
भाई तुमने दोबारा कराना दोबारा करा लो। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा हो गए तो वेरी गुड। सो आप इस चीज को पहले ही, मैं समझता हूँ, इसको ठंडा कर सकते थे, इसको अवॉइड कर सकते थे, जो कि अवॉइड। अच्छा, मैं आपको यहीं पर रोकूंगी पीजे मीर साहब। कंवर साहब, इसको पहले रोका जा सकता था, जो सूरत हाल वहां पर पेश आई इसको अवॉइड किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी के सारे मामलात को देखने की, तो क्या ये मय्यज नहीं लिए गए थे? आपको क्या समझ आई है, कहां पर बदनजमी किस तरह हुई? जी कंवर साहब। अच्छा, कंवर साहब से मैं फिर से रब्ता करने की कोशिश करूंगी। शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में मुर्द इल्जाम आप लोगों को ठहराया जा रहा है। जो ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है, नून लीग इल्जाम लगा रही है, अब वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगवा करवाया, बक्सा चोरी करवाया, वोट चोर आप निकले, आप साबित हो गए। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये सारा कुछ अवाम के सामने खुलकर आ गया है। लोग आपसे परेशान हैं, आपको वोट नहीं देना चाहते, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो वोट चोरी का जो इल्जाम आप लोगों पर लगा है उसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने खुले दिल से बोला है कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज अपने चैनल पे मदऊ किया। एक इलेक्शन लड़ना कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, एक उम्मीदवार से आप जाके पूछ सकते हैं कि एक 3 महीने की ये कैंपेन नहीं होती, बल्कि कई साल लग जाते हैं अपने हलके में इलेक्शन जीतने के लिए, फिर उसकी कैंपेन चलाने के लिए, और उसके लिए भरपूर तरीके से मेहनत करने के बाद वो जो दिन आता है जब लोग आकर अपने वोट का राय का इजहार करते हैं। इसी तरीके से डस्के में भी दोनों बड़ी पार्टियों ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी और तरीके इंसाफ के कैंडिडेट जो हमारे वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी अनथक मेहनत थी। सोचने की बात तो ये है कि रात के अंधेरे में जब ये बात चली कि वहाँ पर धांधली हो रही है, तो वो एक दरख्वास्त दी गई कि कुछ हलकों में जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शकूक शबहात थे, उस पर उन्होंने कहा कि दोबारा पोलिंग करा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसी दिन खुले दिल से ये कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एतराज़ात हैं 20 भी हम उन पर दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और लेकिन फिर उसके बाद बेजैक वक्त इस दरख्वास्त को तब्दील किया गया। पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो थी इस पर तैयार थी, क्योंकि ये इलेक्शन का मैं ये समझता हूँ कि हम तकरीबन 1985 से रावलपिंडी शहर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब इस किस्म की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जाती हैं तो इस पर 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हमारे ऊपर भी लोगों ने इस किस्म की अपीलें या इस किस्म की दरख्वास्तें जो मुतल्लिका ट्रिब्यूनल्स में दी, और ट्रिब्यूनल जाके इसका फैसला करते हैं कि आया देखा जाए कि कौन से पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो इनके जो फार्म होते हैं कहाँ पर किस किस्म की कोई इस किस्म की गलती हुई है, तो उन हलकों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाता तो हमें कोई इतराज़ ना होता। सही। लेकिन इस तरीके से जो 6-7 महीने की या 1 साल की मेहनत थी, जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद उस किस्म का रिजल्ट आना और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला करना कि उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए, इस पर हमारी जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है इस वक्त ये फैसला कर रही है। मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए। और ये एक जीता हुआ इलेक्शन था। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जहाँ पर वो इलेक्शन जीत गए, जिसका मतलब मीठा मीठा हापा कड़वा कड़वा थू थू, और जहाँ पर उनको अपनी शिकस्त नजर आई वहाँ पर उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी वोट चोरी को साबित तो करें, उसका कोई प्रूफ तो दें, ये आकर बताएं कि वहाँ लड़ाई झगड़े हर पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। वीडियोस भी तो सामने आई है ना प्रिजाइडिंग अफसरान की, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि हमें अगवा कर लिया गया और असले के जोर पर दबाव डाला गया, सड़कों पर घुमाते रहे। खैर उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि मामला आखिर ये किसने करवाया, किसकी मां पर हुआ। लोगों ने उनको अगवा कर लिया। नहीं, इसकी मैं तो कह रही हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल शेख साहब, देना कोई सबूत या प्रूफ देना तो इनकी जिम्मेदारी थी। या मीडिया के किसी, देखें कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर रिजल्ट आने में कई घंटे लग जाते हैं। देहाती सिस्टम होता है, ये शहरी सिस्टम तो नहीं है कि 3 या 4 घंटे के अंदर आपके जो प्रेसिडेंट अफसर है वो रिजल्ट लेकर मुतल्लिका पोलिंग जो इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। चले ठीक है तैमूर साहब, वहाँ पर कई किलोमीटर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, होते हैं। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, क्रेडिट देंगे आप पीटीआई को जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमने खुले दिल से ये तो कहा ना, हम इसी बात की तो जंग लड़ रहे हैं कि इदारे आज़ाद होने चाहिए, खुद मुख्तार होने चाहिए। हमें 4 हल्के खुलवाने में इतना टाइम लग गया था, इस मामले में हमने तो फौरन बोला कि आप करवाएं इलेक्शन दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। कि जिस तरह से इन लोगों ने प्लान धांधली कराई, हर सीट पर कोशिश की यही झगड़े फसाद करने की, लोगों की अमवात हुई इस इलेक्शन के सिलसिले में, मैं इसकी इनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने शायद यही कोशिश की थी। धुंध की वजह से इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क खराब हो जाते हैं जी, पता नहीं हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं। धुंध की वजह से इनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ये भी समझ में नहीं आती इनकी हमें बातें।
और फिर गुंडागर्दी इनकी। आजकल IT का दौर है जी, आजकल हर चीज रिकॉर्ड होती है। हमारे पास हर किसी के पास कैमरास होते हैं अपने फोन में इंस्टॉल। तो ये सारी जो लोगों ने हरकतें की, कौन सी गाड़ियां थी, कैसे फायरिंग हो रही थी, वो सब आपके सामने है, हमारे सामने है। तो जिस तरह से प्लान धांधली किया, वो कोई छुपा हुआ बात नहीं है। वो कोई कराची में आपने देखा होगा, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने सैकड़ों हथियार बंद देके ना कि सिर्फ आम पब्लिक को हिरासा किया, पुलिस पर फायरिंग की, पोलिंग एजेंट्स के ऊपर फायरिंग की, डंडा बरदार फोर्स के साथ उन पर हमला किया। और फिर हमें भी मजबूरन इलेक्शन कमीशन के हुक्म आखिरकार आए कि इसको किसी भी तरह यहाँ से निकाल कर और हल्के से बाहर लेके जाएं। फिर भी वो बंदा जाने को तैयार नहीं था। और आप रिजल्ट देखें, इनको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने कराची में मलीर में जो इलेक्शन हुई थी, जो हम लोगों ने पिछली बार 6000 की लीड से जीती थी, इस बार हमने वही सीट जो है 19,000 से ज्यादा की लीड से जीती है। तो आप देखें ना इसको किस तरह अवाम ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया इनकी पॉलिसी की वजह से। जो थरपारकर में 3 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन पिछली बार हमने जीता था 7000 की लीड से। इस बार हमने वो इलेक्शन है 55,000 की लीड के। सांगड़ में जो अभी बाई इलेक्शन हुई है कुछ दिन पहले, वहां पर हम लोग जीते थे 19,000 की लीड से। आज हम वहां पर जीते हैं 40,000 की लीड से। तो अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके आए, लड़े, झगड़े करें, फसाद करें। आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब, हम कब तक ये सियासत देखेंगे? डंडे चल गए, सोटे चल गए, फायरिंग हो गई, वो खानदान जिनका नुकसान हुआ, 2 अफराद इसमें कत्ल हो गए, तो ये सियासत कब तक चलेगी? तो नए पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये जो री इलेक्शन होगा तो इसके अखराजात का क्या होगा? मतलब कौन बेयर करेगा? इस तरह की सूरत हाल में फिर क्या होता है? ये तो इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करेगा जी कि इनका कितना कंट्रोल है, कि कैंडिडेट्स कितना खर्च रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन, ये आई एम सॉरी टू से, इन्होंने कभी भी किसी इलेक्शन के ऊपर ये अपना वो कहते हैं ना, पैर नहीं रखा और कहा कि भाई तुमने इतने खर्चे किए हैं या इतने खर्चे किए। ये कहीं भी कोई इंक्वायरी बाद में हुई नहीं है। और लाखों से ज्यादा जो कि स्टिपुलेटेड है, उससे ये ज्यादा खर्चे हुए हैं। एक दूसरा, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, वेदर इट इज PTI, PMLN और PPP, हर बंदा कह रहा है भाई मुझे तुम इलेक्ट कर लो। मेरे पास लोग आ रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने, जो कह रहे हैं जी हमारे देखो हमारे कब्जे हुए हुए, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई, हमें वादे किए हुए, एंड नथिंग इज हैपेंड। द क्वेश्चन अराइजेस, भाई इलेक्शन करके तुम जीत जाओ, जो मर्जी जीत जाए, बट आर यू रियली डूइंग व्हाट पीपल वांट? नो यू डोंट। अभी भी आज मैं एक साबिक वजीर आजम के पास मैंने किसी को भेजा, मैंने कहा जी ये काम आप करवा देंगे? उसने ऑन एयर मुझे कहा कि हाँ जी भेज दें। आज वो इस्लामाबाद गए और उसको वो आदमी ने वो वजीर आजम मिला ही नहीं उसको। यार ये किस किस्म का वजीर आजम है भाई? ये तो बलोचिस्तान से भी बोला है, वहां पर भी बोला गया है, वहां से रुकन ने बोला कि 5 मिनट का वक्त नहीं देते वजीर आजम इमरान खान। यहाँ पे इतने मसाइल हैं, मतलब तहफुजात का इजहार किया कि सेनेट की टिकट के मामले पे। सहरिश, ये मैं साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि आप टीवी पे आके ऐसे से बड़े बोल देते हैं। मैं मौजूदा वजीर आजम का बता रही हूँ। नहीं जी, द क्वेश्चन इज, देखें ये जो वजीर आजम है, मैं आपको बताऊं, ये पोस्ट ही कैसी है कि यहाँ जब इस पोस्ट पे बंदा बैठता है तो फिर आवाम से थोड़ा दूर हो जाता है, इतना वर्कलोड होता है, इतना प्रेशर होता है चीजों का, वजह क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए हर वजीर आजम पाकिस्तान में जो मार खाता है, वो मार खाता है ऑन बैड एडवाइस। हर वजीर आजम ने पाकिस्तान में मार खाई है बैड एडवाइस से। द क्वेश्चन इज, क्योंकि इनके इर्द गिर्द साइकोफ्रेंड्स हो जाते हैं, इनके गिर्द चमचे आ जाते हैं, और वो कोई इधर से कह रहे हैं हाँ जी ये करो, वो करो, फलाना करो, वो बेचारा वजीर आजम दब जाता है। ये जो है ये दबने वाला आदमी नहीं है। लेकिन हालांकि इधर भी है, ये मेरा बड़ा अच्छा बचपन का मेरा दोस्त है, लेकिन ये इसके आगे भी मैं समझता हूं कि ही शुड हैव गुड पीपल अराउंड हिम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गुड पीपल विल बी वर्किंग फॉर PMLN, will be working for PPP and other political parties। ये जो पार्टी आती है, ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती है, ये पूरे पाकिस्तान की हुकूमत। सही बात है, जो कि हम इसके अंदर चले बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। पीजे मीर साहब, एक और बहुत अहम मामला है जिस पर कि अदालत ने ये बोला है कि भाई बिस्मिल्लाह कर दी है किसी एक जमात ने, वरना बातें सारी करते थे लेकिन करता कोई नहीं था। मैं ओपन बैलेट की बात कर रही हूँ। तो शेख साहब, मेरा सवाल अब आप लोगों से है, बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने बिस्मिल्लाह की है। अब 3 मार्च को ये इलेक्शन सेनेट का होने जा रहा है। अब राय तो महफूज हो गई है, अब ये नहीं बताया गया कि कब तक उसका सामने आ जाएगी और क्या जज साहिबान ने राय दी है इस सारे मामले पर। तो आज ये तो सारा कुछ हुआ है। ये डस्का में भी जुबैर साहब ने बात करते हुए बोला है कि ये तैयारी है,
जो 3 मार्च का इलेक्शन है उसकी, एक सीट का ये जो मामला था, आप लोगों ने जानबूझकर ये सारा कुछ जो वहां पर करवाया है, ये उस एक सीट के लिए करवाया, क्योंकि आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में तो माइक्रोस्कोप से जो सीटों की वो जांच पड़ताल है और वो जो नंबर गेम है, चीजें अपना पूरा करना, तो ये एक सीट की वजह से सब कुछ हुआ है। देखें जी, मिसाक जमहूरियत के ऊपर साइन हमने नहीं किए थे, इन 2 बड़ी जमातों ने साइन किए थे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले दिन से इस मुल्क में ये ऐलान किया था, वो पहले दिन से चाहते थे कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेट उसका होना चाहिए। वो इसको कौमी असम्बली में डिबेट के लिए लेके गए, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और मैं खुद जो मुस्लिम लीग नून थी, इन्होंने कौमी असम्बली में उसका साथ नहीं दिया। हालांकि हुकूमत ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, हम कौमी असम्बली के अंदर इसको लेके आए हैं, इसके ऊपर आप डिबेट करें, इसको सेनेट में लेके जाते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पर नारे लगाकर हुकूमत की इस अच्छी जो मूवमेंट थी उसको इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की। उसके बाद अब जब हम अदालत में गए, अदालत में भी जाकर हमने वो सारी चीज़ें सामने रखी कि पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत पहले दिन से जो चाह रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश किया और अदालत ने आज इस राय को महफूज किया। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये इस हुकूमत को सराहब ये कि ये पहली एक पार्टी तो है जो इस फैसले को मानने के लिए तैयार है। मैं इन पार्टियों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जमहूरियत के लिए एक ज़बरदस्त कदम होगा अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस फैसले की हमायत करती है। अगर ओपन बैलेट के जरिए अपने अपने कैंडिडेट को मुंतखब कर लिया जाता है तो मुस्तकबिल में इसके बड़े अच्छे फ़वाइद नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये इसमें वज़ीर ये समझते हैं कि ओपन बैलेट पेपर के जरिए तरीके इंसाफ की हुकूमत, उसके बगैर तरीके इंसाफ की हुकूमत ये इलेक्शन जीत नहीं सकती, तो ये इनकी भूल है। 3 मार्च दूर नहीं है, 3 मार्च इनके सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को 5-6 बजे तक जब रिजल्ट ओपन होगा तो हम भी यहाँ पर होंगे, ये भी यहाँ पर होंगे। और ये मीडिया के जरिए जिस किस्म की बातें करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर MNA MP इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान के हमायत याफ्ता उसके तादी भी उसके साथ खड़े हैं, और उसके हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम भरपूर वोटों के जरिए। सही हो गया। तैमूर साहब, आप लोग क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जब एक अच्छी बात है? मिसाक जमहूरियत पर भी आप लोगों ने 5 सालों इस नुक्ते पर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। मुझे बताइएगा तैमूर साहब, आप लोग क्यों नहीं इस अच्छे काम में आगे बढ़ रहे या कोऑपरेट कर रहे? जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत पर इस नुक्ते पर बात की हुई है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाया। जज साहिबान भी खुद बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह आप जब कर ही दिए तो फिर साथ देना चाहिए आप लोगों को भी। अच्छा काम तो है ये। सर, जब हम कह रहे थे कि मिसाक जमहूरियत पे अमल किया जाए, शो ऑफ हैंड्स को हम सपोर्ट कर रहे थे, तो तब खान साहब को ये चीज़ सूट नहीं कर रही थी। उस वक्त उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। जब हमारे 14 सेनेटर्स इन्होंने खरीदे, किस तरह से खरीदे मुझे नहीं पता, तब खान साहब को इस चीज़ की शफाकत की कोई उनको खैर आफियत दरियाफ्त नहीं थी इनको। तब इनको सिर्फ अपना चले देर आए दुरुस्त आए, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, जो भी मामलात उस वक्त थे, लेकिन अब तो एक अच्छा काम होने जा रहा है, तो क्यों नहीं फिर इसमें? अब क्यों सर? अब तो ये वक्त आया ना। अब आप देख रहे हैं इनके MNAs, इनके MPs इनको किस तरह टूस रहे हैं, इनके MPs किस किस्म की इनके बारे में कमेंट्स करें। इनके MPs, इनके सीनियर रहनुमा, इनके पार्टी के एक्स चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये PTI अपने वोट 35 करोड़ में बेच रही है सेनेट की सीटें। तो हम चाहते हैं कि अवाम के सामने आए। जिस तरह से ये इनकी हालत हुई है जो इस इलेक्शन में, इस जनरल इस बाई इलेक्शन में 9 में से 8 सीटें या हारी है जमात, आप सोचिए इसकी अनपॉपुलैरिटी कहां तक पहुंच गई होगी। तो हम चाहते हैं कि अवाम देखे कि इनके MNAs भी उन अवाम की तरह, उन्हीं लोगों की तरह इनको वोट नहीं देंगे। इनके MNAs या तो मेजॉरिटी एब्सटेन करेंगे या इनके खिलाफ वोट देंगे, और ये इनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं। PJ मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सारे अवामिल जिनकी निशानदही कर रहे हैं तैमूर साहब, एक अच्छा काम जो कि होने जा रहा है, फिर क्या उसको नहीं होना चाहिए? और कौन करेगा फिर अगर ये लोग नहीं करेंगे और अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे? अगर उन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया तो उसमें मुजायका क्या है? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, जिसने आज 35 करोड़ या 40 करोड़ पे अपने आप को बेचना है, आपका क्या ख्याल है वो आगे जाके एक तो पैसे नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा वो पैसे। फिर उसके बाद अगले जब सेनेट के इलेक्शंस होंगे, अगर तो उसमें कोई जान होगी तो क्या वो फिर नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। तो इस चीज को आप खत्म कर दो, शो ऑफ हैंड से आप करो। आई एग्री, अगर किसी को सूट करता है एक पद पे तो दूसरे को उस वक्त सूट नहीं करता। आज PMLN को प्रोबेबली सूट नहीं करता, बिकॉज वो इस वक्त एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न्ड वो उनके लिए एक मुश्किल इस वक्त है। ब्लेम गेम तो बंद होना चाहिए ना, एक अच्छे काम, एक अच्छे कॉज के लिए। जब जी
आई टोटली एग्री विद यू, बिल्कुल ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। देखो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, अगर ये करोगे, हमारी डिबेट किस चीज पे, आज तो आप बैठे हैं, ये नून के बैठे हैं, पीटीआई के बैठे हैं, आपने इनकी कारकर्दगी की आज बात करनी थी, भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, आगे हम कैसे बढ़े। हम लड़े हुए इलेक्शंस के ऊपर, जो भी इलेक्शंस होता है 3 हफ्ते हम इलेक्शंस पे लगा देते हैं, तो हमारी कारकर्दगी पे कोई काम हो नहीं रहा। आपके बेसिकली जो लोगों के मसाइल हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही, एब्सोल्युटली कोई नहीं हो रही। महंगाई हर जगह है, आज नहीं है महंगाई, पहले भी थी महंगाई और आगे भी बढ़ेगी। तो इस पे कोई बात कर रहा है कि भाई हम इसका रेमेडी क्या है? दूसरा ये नंबर गेम्स में आप हुकूमती पोजीशन क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि नंबर्स इनके पूरे नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। सहरिश, मैं आपको ये कराची की एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा जस्टिस रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी बेटी अभी भी हयात है, कराची में रहती हैं, कभी भी आप उनको बुलाएं, जीनत रशीद है उनका नाम। ये कायदे आजम के साथ एज बच्चे यंग लेडीज बैठा करती थी, तो जब इलेक्शंस हुए गवर्नर जनरल के, तो ये आई और इन्होंने कायदे आजम को कहा कि मिस्टर जिन्ना, मैंने आपके लिए 4 दफा वोट दिया, अंग्रेजी में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा वो कैसे दिया? उन्होंने कहा जी मैं एक दफा साड़ी पहन के गई, एक दफा बुर्का पहन के गई, दुपट्टा पहन के गई और एक स्कर्ट पहन के गई। लो जी, मिस्टर जिन्ना सेड, मुझे गवर्नर जनरल बनने का इन वोटों से कोई शौक नहीं है पाकिस्तान का, जाओ और अपने वोट वापस लेके आओ। सही, ये होती है लीडरशिप, ये होती है आपके सामने एक आइडियोलॉजी, जिसके लिए हम कायदे आजम को आज भी याद करते हैं कि आप जाली वोटों से अपने आप को बनाओगे और कहोगे और फिर वहां हल्कों के अंदर फायरिंग करोगे। ठीक हो गया यार, जो मर्जी फायरिंग। ये पिछले अदवार में भी यही सूरत हाल होती थी, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ऑगस्ट हाउसेस के अंदर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बने, बिल्कुल नहीं। चले नून लीग से इस वक्त तहमीना दौलताना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, मैं जारी थोड़ा सा उनको भी मौकिफ ले लें। तहमीना साहिबा, अभी जो हुकूमती मौकिफ सामने आया, वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं इस फैसले को मानेंगे और लीगल टीम से मुशावरत के बाद अगला कदम अब उठाया जाएगा। आपकी इस पर क्या रद्द-ए-अमल आप देंगी? देखिए जी, मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा फैसला आया है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि री इलेक्शन करवा लें जो भी जीतेगा, क्योंकि उस दिन जो फायरिंग हुई, जो हालात वहाँ क्रिएट किए गए और जिस तरीके से वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के मेरे लोग जो उनसे थे, वो पूरे बैग्स लेके 31 लोग अपने घर चले गए और फिर सुबह दूसरे दिन आते हैं तो 80-85% पोलिंग का है, जो टोटल उस दिन इतनी दहशत इन्होंने क्रिएट की। हेलो, आप सुन रहे हैं? लेकिन तहमीना साहबा, ये बात तो आप इस पे क्रेडिट देंगी, वो तो ये बोल रहे हैं कि हमने 4 हल्के खुलवाने थे, इतना टाइम लग गया, हम इदारों को आजाद करने की बात करते हैं, तो इसकी मिसाल है कि हमने कहा करवाओ इलेक्शन, दोबारा हो जाए, कोई मसला नहीं। आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट रही है और मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपसे हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी ब्रेक का भी वक्त, आपसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। पीजे मीर साहब, आप मेरे साथ ही रहेगा। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तहमीना दौलताना साहिबा से हमने रब्ता किया है और बात हो रही है डस्का NA-75 की। तहमीना साहिबा, जो मौक़िफ़ अभी सामने आया ये फैसला आने के बाद, उसमें तो अभी यही हुकूमती जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और अपील के बारे में सुनने में आ रहा है कि, और ये भी कहा है कि लीगल टीम से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखें जी, हैरान कुन बात है कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जी बिल्कुल अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो वी कैन गो इन फॉर दी इलेक्शन। और शिबली साहब को मैंने खुद सुना है कि उनको तो कोई इतराज नहीं था। असल में स्पोक्समैन इनके बहुत ज्यादा हैं और इनको समझ कोई है नहीं। इनका मौक़िफ़ हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। और दूसरी ये बात है, री इलेक्शन करने में क्या डर है? अगर इनको कोई खौफ अवाम से है
फिर एक अलग बात है। अगर इनका ख्याल है कि ये जो उन्होंने उस दिन पोलिंग स्टेशंस पर फायरिंग की, जिस तरह उन्होंने 31 पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग ऑफिसर्स को गायब करवाया, उनको डरा धमका के उधर वोट्स डलवाए, अब वो सब कुछ तो ये तमीना साहब, आप लोग जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं और तहकीकात का भी आप लोगों का मुतालबा है, तो आप लोगों को लग क्या रहा है कि मामला है किस हद तक बस वर्कर लेवल पे, या फिर वो इलाके में वो MNA MPA लेवल पर ये मामला, या फिर आप लोग वज़ीर आला पंजाब तक इस सारी हिकमत अमली या प्लान को लेकर जा रहे हैं? देखें, बात सुने, ये मामला राइट टिल द टॉप इमरान खान लेवल तक का, PM लेवल का मामला है। जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं, बुज़दार साहब तो सिंपल से बंदे हैं बेचारे, घर से उठ के उनको लगा दिया, उनको तो समझ कोई चीज नहीं। और मगर इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती है, इसलिए उसको बिठाया हुआ है एज ए स्टूज, और दूसरी सब इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं। सही। अच्छा, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को इस बात को तो मानना चाहिए ना कि उन लोगों ने 4 हलकों का मुतालबा किया था और इतना टाइम लग गया, और एटलीस्ट ये लोग गए हैं, उन्होंने ये तो बोला ना कि वो 20 पोलिंग स्टेशन जिनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है वहां पर रीपोल करा लें, तो एटलीस्ट ये तो क्रेडिट देना कि हम इदारों की आजादी की बात करते हैं, कोई दबाव नहीं है। देखिए जी, क्या दबाव नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल सही कहा है कि 31 पोलिंग स्टेशंस पे तो उन्होंने जो कुछ किया वो है, मगर टोटल री इलेक्शन हो जाए तो क्या बुराई है इसमें? बुराई क्या है? धांधली तो शुरू से ही इन्होंने शुरू कर दी। देखिए, आप खुद समझदार हैं, जहां पर फायरिंग होगी वहां पर औरत कैसे निकलेगी अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के? वो माँ पहले है, फिर कुछ और है, वो सारा काम छोड़ दी, वो कहेगी मैं कैसे जाऊं। फिर उन्होंने जो 35 इलेक्शन की सीटें, उसमें से मेरी भी एक सीट थी, मेरा जीता हुआ इलेक्शन इन्होंने हराया था, मुझे पहले पता था, और मैं उसी वक्त 6 बजे बोलना शुरू हो गई थी। मैंने कहा ये आपने जो 45 नंबर जौन सा कागज है ना, हाँ जी, फॉर्म 45, जब तक है जी, फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 लिए बगैर आप बाहर ना आए, प्लीज साइन करके लेके आए, और डरे अल्लाह से, अल्लाह के अलावा हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। चले खैर, अब 18 मार्च की तारीख आ गई है, तो देखते हैं आपके जब दोबारा से इलेक्शन होता है फिर कौन सी जमात जीतती है। बहुत शुक्रिया तहमीना साहब, आपने कीमती वक्त अपना दिया और हमसे बातचीत। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाती है फैटिफ की। तो जनाब, आज फैसला होगा, बताया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना है या नहीं रखना। इजलास इस वक्त जारी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट पर जायजा मुकम्मल कर लिया है। तो पीजे मीर साहब, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, जब हम बात करते हैं किसी इलेक्शंस की या कोई भी आप कह लो एक प्लान देते हैं, हम एक्सपर्ट हैं उसके बाद उस पर एक यू टर्न मारना और एक डिबेट करना, और जिस तरह के अभी आपने पहले भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कंस्पिरेसी थ्योरीज, इसके अंदर हम चल जाते हैं। आप जो मर्जी कर दें। देखें, पाकिस्तान में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है और ट्रस्ट डेफिसिट है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। बेसिकली आपके सामने हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके सामने। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के बात कर सकते? नहीं कर सकते। तो जब तक ये बात एक दूसरे से नहीं करना शुरू करेंगे तो आप जो मर्जी मुझे एजेंडा दे दें, जो मर्जी आप। वैसे पीजे मीर साहब, जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है, मतलब ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की आपस के ताल्लुकात की, ये चीजें भी काबिल गौर होती हैं इस तरह के मामलात में? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप देखें, फॉर एग्जांपल, आप यूसुफ रजा गिलानी की बात कर लें, इन पे बड़ा वो शोर हो रहा है, जो मर्जी कर लें। यूसुफ रजा गिलानी ने जो अपना PR है विद इन द PTI इज इमैक्युलेट। उनके रिलेशनशिप हर एक के साथ अच्छे हैं। ये आपके पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं हर पार्टी के अंदर, PTI में है, PPP में है, PMLN में। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप ऐसे संजीदा सीरियस पीपल आप एक पंचायत में नहीं बैठाएंगे, आपके इर्द गिर्द जो हॉक्स हैं, हर पार्टी में हॉक्स होते हैं, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो उसने एक बात की, दूसरे ने रिएक्शन दे दिया, दूसरे ने रिएक्शन दिया, तीसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये तो हमारा मोडस ऑपरेंडी आ गया है। एक एक्शन का रिएक्शन आ रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है,
आप लोगों को जरगला रहे हैं, आप उनको पागल कर रहे हैं। वो कोई इधर से फ्रैक्चर हो रहा है, कोई इधर से। हम पॉलिटिकल डिविजन्स, आप कह लो सोशियो इकोनॉमिक डिविजन्स पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर हमें ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाता है तो उसके क्या असरात होंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा? और अगर हमें उससे निकाल दिया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात होगी, इसके क्या असरात होंगे? असरात आपके सामने बड़े सिंपल है। यू डोंट बिहेव, द थर्ड फोर्स विल कम इन। सिंपल। ये मुल्क है, इसके अंदर अगर आप ये क्यों इंटरवेंशंस होती हैं? क्या इंडिया की आर्मी आके आपको बचाएगी? क्या आपको अफगानिस्तान की आर्मी, ईरान की आर्मी? आपकी अपनी आर्म फोर्सेस आपको प्रोटेक्ट करती हैं जब आप एक ऐसे एक रूट पे चले जाते हैं जहाँ के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। ये जब भी इंटरवेंशन हुई है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इंटरवेंशन होती हैं। आप अपना काम सही करो, नो वन विल इंटरफेयर। सिंपल एज दैट। अभी चीफ जस्टिस की कल आपके सामने वो आई एक आप कह लो ऑब्जर्वेशन कि भाई ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये करा सकते हैं जिस तरह मर्जी इलेक्शन कराना चाहे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि गवर्नमेंट है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। और जिसके पास एक ओपिनियन है अभी, जो कि पुरानी गवर्नमेंट थी, उनके सिर्फ एक ओपिनियन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आप उनके ओपिनियन को सुने, अगर अच्छा है इंडक्ट कर ले, नहीं है उसको साइड पे करके यू गेट ऑन विद इट। फिर आप बाद में आंसरेबल होंगे, हाँ भी मैंने ये किया था गलत, ये नहीं किया था। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा डरावना है ना, जो डरते हैं लोग और काम नहीं करे सरिश, वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मैंने कराची के हमारे सरदार रहीम साहब थे, मैंने कहा रहीम साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, ये फाइलें आपकी पड़ी हुई हैं इधर, ये क्यों नहीं करते? कहते अरे मियां मैं करूंगा, मैं उसके बाद क्या इसके नैब के केसेस निभाता रहूंगा। हर बंदा तो डरता है, सही, हर बंदा डरता है कि मैं कोई डिसीजन ले लूं, बाद में नैब पड़ जाती है। और हर आदमी के ऊपर नैब पड़ी है बाद में। चले अब उम्मीद हमें अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि 27 कंडीशंस थी, वो निकात थे जिन पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर अमल हुआ। जिस तरह भी हुआ उसका जायजा लिया जाएगा, फिर ये फैसला होगा। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर है, बड़ा मस्बत पेशरफ्त कहा जाएगा तो गलत ना होगा। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है और ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs ने LOC की सूरत हाल का जायजा लिया है और बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक हो गया है। सीज फायर पर सुनने में आ रहा है कि इत्तफाक हुआ। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में पिछले साल भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हुए, शहीद भी हुए। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमने रब्ता किया है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप इस पेशरफ्त को किस तरह देख रहे हैं? ये माजी में अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने से पहले तो दोनों DGMOs के दरमियान एक आउटलाइन इस्टेब्लिश होती थी। और नॉर्मली जब भी बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होता था या की सूरत हाल होती थी, तो उसके अंदर वापस में एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे, मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाती। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से ये जो रास्ता है ये खत्म हो गया, इसलिए कि भारत एक पॉलिसी के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर कर रहा था। और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब वो फायर करता था, सिविल आबादी पे फायर करता था, तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो फायर बैक करना पड़ता था। और वो फायर बैक पाकिस्तान आर्मी करती थी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, मिलिट्री जो टारगेट है उनके ऊपर करती थी। तो हम इतने तो गए गुजरे नहीं है कि हम सिविलियन से फायर करें, उनको जख्मी करें। जंग के दौरान दो फोर्सेस की लड़ाई होती है, उसमें आर्मी जो होती है उनको एक दूसरे को टारगेट करना चाहिए। अब ये जो राब्ता हुआ है, ठीक है, एक टेलीफोन हो गया, लेकिन इससे कोई बहुत लंबी उम्मीदें वाबस्ता करना या ये समझना कि इससे इंडिया की कोई पॉलिसी तब्दील हो जाएगी या तब्दील हो जाएगी, तो ये लेकिन मुआहिदों की या फिर इस तरह के वादों की पासदारी भारत अक्सर नहीं करता, मुकर जाता है, खिलाफ वर्जी करता है, ऐसा भी होता है। कि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, इससे पहले आपको याद हो, अगर आप माजी में थोड़ा सा जाएं, तो एक दफा रेंजर्स शालकोट बॉर्डर वर्किंग बाउंड्री के ऊपर प्रॉब्लम हुआ था। तो रेंजर्स को उन्होंने, इंडियन आर्मी रेंजर्स ने, BSF ने एक वाइट फ्लैग लगाया था। वाइट फ्लैग तो लगता है अमन का। वो मुलाकात करने चाहते थे किसी अपना रेंजर से, इंडियन BSF ने। जब हमारे रेंजर्स वहाँ गए
अब इस फौज का मैं क्या कहूँ, इसकी अखलाकियात को क्या कहूँ, इनकी लीगैलिटी और क्या इमोरलिटी को क्या कहूँ, मैं इसको किस लफ्जों से, उन्होंने वहाँ फायर खोल दिया रेंजर्स के ऊपर जिससे गालिबन हमारे एक जवान शहीद हो गया था। तो और दूसरा चांकिया का एक वो है असूल है कि जी जब अपनी जरूरत हो तो हाथ मिलाओ और पीछे से पीठ में छुरा भी घोंप दो, और यही ये करते हैं, यही करते रहेंगे। अच्छा, वजीर आजम ने तो ये भी कहा है कि हम लोगों ने हर फोरम पर यही मौक़िफ़ हमारा रहा है कि जंग मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल अगर है तो वो डायलॉग है, और भारत से हमारा एक ही इख्तलाफ है, वाहिद इख्तलाफ है, वो सिर्फ कश्मीर के मामले पर है, जो कि जंग से नहीं सिर्फ डायलॉग से ही हल हो सकता है। पेशकश भी की थी इस नई हुकूमत ने आते ही, लेकिन उस तरीके से बात नहीं बनी है। तो पॉलिसी तो मेरा नहीं ख्याल, जब इतने वक्त में चेंज नहीं हुई भारत की, तो अब आगे क्या चेंज होगी? तो आपके ख्याल में ये जस्ट एक महज एक गुड जेस्चर कहा जा सकता है, अदरवाइज चीजें वैसे ही हैं? असल में आप देख रही है कि भारत के इंटरनल हालात इस वक्त क्या हुए, किसानों की जो मूवमेंट है वो किस स्टेज पे पहुंची है, कश्मीर के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक रुकी नहीं है, उसके अंदर रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले बहादुर एक प्रेटेक्स्ट यूज करता रहा है कि जी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, अब क्योंकि बॉर्डर इतना टाइटली सिक्योर उन्होंने रखा हुआ है, वहां से भी वो चीज भी दुनिया बाय नहीं करी, पुलवामा को दुनिया ने बाय नहीं किया, पठानकोट को दुनिया ने बाय, बल्कि दुनिया के अंदर ये चीजें सोच रखने वाले लोगों ने लिखी कि भारत ने खुद कराई है। उनकी अफगान आर्मी इन्वॉल्व इन दी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है। फिर अमेरिका के अंदर दे चेंज ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे वो जो उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो बयान दिए हैं, तो ये एक ट्रिक प्ले कर रहा है नरेंद्र मोदी की जी, एक मैसेज लोगों को भेजने के लिए कि जी हम देखिए हमने बातचीत की है और हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इससे इनकी पॉलिसी मुझे अगर हो जाए लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि देखें हम अपने मुल्क के अंदर की अगर बात करें तो अभी तक की जो सारी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की रही है खारजा महाज पर या फिर इन मसाइल को हल करने के लिए, बार बार ये ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत ने तो कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया है, जिस तरह बात होनी चाहिए थी, जिस तरह काम होना चाहिए था वैसे काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने आते ही भारत को पेशकश की, डायलॉग की कोई बात नहीं बनी। अभी कल भी जब वो श्रीलंका में दौरे पर मौजूद थे वहां पर भी उन्होंने ये बात की है कि भी डायलॉग ही मसले का हल है, वो तो बार बार पेशकश कर रहे हैं। आपके ख्याल में कहाँ पर मतलब लापरवाही है या गफलत है, या फिर किस तरह काम होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ? देखिए, कश्मीर बेचा नवाज शरीफ ने, कश्मीर बेचा फजलुर रहमान ने, कश्मीर के ऊपर सियासी रिश्वत दी नवाज शरीफ ने जब फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया, जो पूरी कश्मीर कमेटी के पैसे खा गया, TADF खा गया, करप्ट लोग हैं ये लोग सारे, इन्होंने अपनी जातियात के लिए जो है कश्मीर के मसले को बेड़ा गर्क किया। कल को अगर आप किसी तरह भी तजिया करेंगी तो ये आपको याद है नवाज शरीफ गया था नरेंद्र मोदी के पहले दौर में उसकी स्वेयरिंग सेरेमनी में एज ए गेस्ट गया था पाकिस्तान से। आमों की पेटियां, साड़ियां सभी को याद है, शादियों के इनविटेशन जाते आते थे। जब वहां से वापस आए थे तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने फायर शुरू कर दिया था, हमारे सिविल्स को मारना शुरू कर दिया था। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितनी शहादतें हुई है इसमें नवाज शरीफ फुल्ली इन्वॉल्व है। चले, हम तो एक अमन पसंद कौम है और अमन की बात करते हैं और मसाइल को भी बातचीत के जरिए हल करने की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेशकश पहले भी हुई, अब भी हुई, उसको नहीं संजीदगी से लिया जा रहा, कोशिश पूरी है हमारी। देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहूंगी और इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।